हेलो विद्यार्थियों। आज जब मैं घर से बाहर टहलने के लिए निकला
फिल्म या पत्थर चट्टा की पत्ती को मिट्टी में दबा देते हैं तो उसकी पत्ती में से भी नए पौधे बन जाते हैं। कुछ पौधों की जड़ों से भी नए पौधे बन जाते हैं, जैसे शकरकंद, डालिया या डहेलिया। अब हम यह तो समझ गए कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे कम समय में उगाते हैं और उनमें से कुछ में फल भी कम समय में आ जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि नए पौधों के उत्पन्न होने के लिए इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। आइए कुछ और विधियों की बात कर लेते हैं, जैसे मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। सबसे पहले बात करते हैं मुकुलन की। इस प्रकार का जनन ईस्ट जैसी एकल कोशिकाओं वाले जीव में होता है। यदि इनकी वृद्धि के अनुकूल वातावरण हो तो ये कुछ ही घंटों में बहुत वृद्धि करने लगते हैं। इसकी कोशिका से बाहर निकलने वाला एक बल्ब जैसा उभार होता है। इस उभार को प्रवर्ध, मुकुल या कली कहते हैं। फिर यह उभार धीरे धीरे अपनी जनक कोशिका से अलग हो जाता है और एक नई कोशिका बना लेता है। अब हम बात करते हैं खंडन की। यह तो बहुत ही आसान है। आपने पानी में हरित शैवाल देखे होंगे, वही जिन पर से आपका पैर फिसल जाता है। यह पानी में वृद्धि करते हैं और एक से दो टुकड़ों में खंडित होकर दो नए शैवाल बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहा जाता है। अब हम समझते हैं बीजाणु निर्माण को, जो कि अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। आपने डबल रोटी या ब्रेड के ऊपर रुई बनती देखी होगी। जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें छोटे छोटे जीवाणु दिखाई देते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं और वायु में तैरते रहते हैं। इनके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, जिससे यह लंबे समय तक जीवित रहते हैं और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं। तो हमने देखा कि अलैंगिक जनन में नए पौधों के निर्माण के लिए दो जनक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। आइए विस्तार से समझते हैं। तो लैंगिक जनन में नए पौधे के निर्माण के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है। अगर हम पुष्प की संरचना देखें तो हम पाते हैं कि फूल वाले पौधों के जनन अंग भी होते हैं। जैसे हम अपने शरीर से कई तरीके के काम करते हैं, जैसे देखना, सुनना, बोलना, चलना या खाना। यह सब अलग अलग अंगों से किया जाता है। ठीक ऐसे ही जब मनुष्य में बच्चे का जन्म होता है तो वह भी एक विशेष अंग से होता है, जिसे हम जनन अंग कहते हैं। जबकि हम जानते हैं कि पौधों में भी जान होती है। ये भी बढ़ते हैं, खाना बनाते हैं और ये भी नए पौधे बनाते हैं। मतलब पौधों में भी जनन होता है और पौधों में जनन का यह काम करता है फूल। अब जैसे मनुष्य में स्त्री और पुरुष मिलकर बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरह पौधों में भी होता है। मादा जनन अंग कहलाता है स्त्री केसर और नर जनन अंग होता है पुंकेसर। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, तो इन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें या तो केवल पुंकेसर होता है या केवल स्त्री केसर होता है। इन्हें एक लिंगी फूल या एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। पुंकेसर में परागकोश होते हैं और परागकोश में परागकण होते हैं, जो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक इसी तरीके से स्त्री केसर में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं, ये मादा युग्मक बनाते हैं। मादा युग्मक या अंड बीजांड में ही बनता है और इस तरह से नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। और यह जन्म की विधि पौधों में लैंगिक जनन कहलाती है। आप ही सोचिए, जब पौधों में लैंगिक जनन होता है तो नर और मादा युग्मक एक दूसरे के पास पहुंचते कैसे हैं? हमने फूलों में देखा है कि पराग के जो कण होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। यह हवा से, पानी से या उनके ऊपर जो कीड़े बैठ जाते हैं उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। और जब यही कीड़े उसी प्रकार के या किसी दूसरे फूलों पर बैठते हैं तो वह परागकण उस फूल के ऊपरी हिस्से पर गिर जाते हैं। यह ऊपरी हिस्सा वर्तिकाग्र कहलाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। अगर यह परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वह स्वपरागण होता है
और अगर किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तो अब आप समझें कि जब नर और मादा मिलकर जनन करते हैं तो यह लैंगिक जनन हो गया, और इससे जो कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं, और यह जो पूरा प्रोसेस होता है यह निषेचन कहलाता है। अब आप बताइए कि फल और बीज कैसे बनते हैं। हम कोई भी फल खाते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, उसके अंदर बीज होते हैं, और हमने अभी अभी जाना कि बीज तो बीजांड में होता है, और जो बीजांड है वो अंडाशय में होता है, और अंडाशय तो फूल का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि फूल में प्रजनन के बाद जो बाकी हिस्से हैं वह मुरझाकर गिर जाते हैं, और जो अंडाशय बच जाता है वह फल बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसान खेतों में बीज बोता है या क्यारियों में सब्जी लगाता है तो वह एक लाइन से दूर दूर सभी दाने डालता है। क्या आपने कभी सोचा कि वह ऐसा क्यों करता है और वह इतनी मेहनत क्यों करता है? जब हम कभी बगीचे में बैठते हैं या खेतों में जाते हैं तो उस समय हमारे कपड़ों पर या हमारे हाथ पैर पर या अन्य जंतुओं के शरीर पर कहीं से थोड़े से फलों के बीज जो हैं वो चिपक जाते हैं, या कुछ फलों के बीज इतने हल्के होते हैं कि वह हवा से उड़कर या पानी में बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। तो अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना या छितराना। अब जैसे कुछ बीज इतने हल्के होते हैं जैसे सहजन या मैपल, ये हवा से ही उड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि नारियल जो पानी में तैरकर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज इस अध्याय में हमने क्रमबद्ध तरीके से पौधों के जनन के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कलम से गुलाब लगाना हो या किचन के अंकुरित आलू से नया आलू बनाना हो, इन सब क्रियाकलापों से ये अध्याय कितना आसान और कितना रोचक हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अध्याय को रोचक तरीके से समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।